सहयोगियों में खासी नाराजगी भी है, खास करके शिवसेना में तो स्पष्ट तौर पर है। और ऐसी सूरत में अकाली दल से भी एक प्रतिनिधित्व है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल दिया जाएगा अभी, उस पर विभाग दिया जाएगा तय नहीं, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पहली खटास की शुरुआत हो गई। देखिए, शिवसेना और बीजेपी में खटास की शुरुआत हो गई है, और क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो मुझे लगता है कि वहां से खबरें हम लोगों को मिलती रहेंगी, वरना इस बार तो खबरों की काल सा पड़ता दिखता है। देखिए, सीधे सीधे वो शिवसेना जाहिर कर चुकी है कि वो अपने लिए ज्यादा मंत्रालय चाहती है, ज्यादा अच्छे मंत्रालय चाहती है, और उसके बाद अब अगला जो मोर्चा होगा इन दोनों पार्टियों के बीच में, वो महाराष्ट्र में विधानसभा में कौन बड़ा रहेगा, कौन बड़ा भाई, कौन छोटा भाई है, ये रहने वाला है। किसकी सीट है ज्यादा, मुख्यमंत्री किसका होगा। बिल्कुल, पर बीजेपी अब ज्यादा बड़ी पार्टी बन गई। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त अकाली दल से मंजीत सिंह सिरसा जी जुड़ रहे हैं। मंजीत सिंह जी, अकाली दल की तरफ से एक व्यक्ति को कैबिनेट के पद पर रखा जा रहा है, लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि महत्वपूर्ण महकमा आप लोगों को मिल सकता है? इस शपथ ग्रहण समारोह को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो श्रोमणी अकाली दल जो है एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अलायंस है। हमने कतई भी और कभी भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कौन सा मंत्रालय लेंगे, क्या हमारा मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब की केवल एक ही बात रही है कि गैर कांग्रेस सरकार जो है वो पंजाब के लिए चाहिए। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पंजाबियों का नुकसान किया और पंजाब का नुकसान किया। हमें इस बात की खुशी है कि देश के अंदर एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में बनी है। हमें इससे ज्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती कि आज पंजाब के अंदर जहां 2 कैबिनेट मंत्री मिले हैं पंजाब के हिस्से में, और उनमें से सबसे बड़े श्री अरुण जेटली जी, जिनको सबसे मजबूत नेता माना जाता है एनडीए के अंदर, उनको भी पंजाब के कोटे में से बनाया गया है। सिरसा जी, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आपके नेता सबसे पहले थे जिन्होंने खुलकर मंच से कहा था कि अगर सरकार बनती है एनडीए की तो उसमें प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी और उप प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री के पद पर अरुण जेटली। तो आप लोग की यह भविष्यवाणी अगर सही रही तो अपने मंत्रियों के बारे में भी कोई भविष्यवाणी कर दीजिए। देखिए, बादल साहब का से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। आज एनडीए के अंदर अगर सबसे बड़े नेता के रूप में किसी को देखा जाता है तो वह हैं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे लिए किसी पद को मांगना या किसी मंत्रालय की बात करना बहुत छोटी बात होगी। नरेंद्र मोदी जी को चिंता है पंजाब की, अरुण जेटली जी को चिंता है पंजाब की, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने आप ही ऐसा फैसला करेंगे जो पंजाब के हित में होगा। कुर्बान अली जी, पंजाब की चिंता भारतीय जनता पार्टी को तो करनी ही चाहिए, खास करके अगर देखा जाए तो अकाली दल से बहुत सारे वहां से लोग नाराज बताए जाते हैं, जिसको आज शायद देखा भी गया, क्योंकि कांग्रेस ने अगर देखा जाए तो अपना बेहतरीन प्रदर्शन पंजाब में ही किया। नहीं, एक तो पहले दिन तो प्रकाश सिंह बादल साहब ने ये कहा कि हम कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। आज बहू के लिए उन्होंने वो भी सीट ले ली, लेकिन कितने एमपी भेजे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो बात हो रही थी राजस्थान में, वसुंधरा राजे की नाराजगी भी सामने आई। आखिरी मिनट पे वो निहाल चंद को शामिल किया गया, और अभी भी कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में 25 सांसद वहां से चुनकर आए हैं। जी हाँ, और 25 सांसद में एक कैबिनेट भी नहीं है। और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने गोपीनाथ मुंडे तो बने ही हैं, इसके अलावा 2-3 राज्य मंत्री बनाए हैं वहां से। छह। तो आप लगा लीजिए कि एक गीते अलग शिवसेना के, और हालांकि जबकि उनके 18 सांसद हैं तो उनको वैसे भी उस हिसाब से जो फॉर्मूला बना था 12 पे 1 और 6 पे 1 राज्य मंत्री, तो एक राज्य मंत्री मिलना चाहिए था, लेकिन शायद 1 महीने बाद वो कर लें इस बात को। मगर एक चीज जो इस मंत्रिमंडल के आज के गठन में मुझे नजर आई वो ये कि भले ही प्रतिनिधित्व दिया गया हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक सभी राज्यों को, हालांकि पश्चिम बंगाल को शायद नहीं मिला है, उत्तरांचल को भी नहीं मिला, उत्तरांचल और हिमाचल को भी नहीं मिला है। लेकिन एक और चीज जो खटकती है वो ये कि एक हैवी वेट जो एनडीए में होते थे, मुरली मनोहर जोशी, एल के अडवाणी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा,
उस तरह का भारी भरकम व्यक्तित्व इस मंत्रिमंडल में गायब है। और शायद उसकी वजह यह भी है कि 75 साल से कम के लोगों को मंत्री बनाया गया है, तो उस दायरे में जो लोग बेहतर थे। तो नजमा जी सिर्फ 1 साल से बच रही हैं, क्योंकि 74 साल की अभी हैं। जी हाँ, तो क्या एक साल की मियाद है उनके पास मंत्री पद पर? अब मेरे ख्याल में वो तो अब बन गई हैं तो शायद रहेंगी, लेकिन ये जो एक और जो एक था कि साहब एक युवा चेहरा आएगा मंत्रिमंडल का, वो भी देखने को नहीं मिला है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ, परिवारवाद से बचा गया है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल की जो शक्ल बनी है वो बहुत कोई इंप्रेसिव नहीं नजर आती। और इसलिए अब इस मंत्रिमंडल के सामने चुनौती ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में, और मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए इसके इवैल्यूएशन के लिए। ये हनीमून पीरियड होता है और परंपरा भी है हमारे यहाँ की, जो इनकम जो गवर्नमेंट आती है। जाती है आपने 6 महीने में ही हनीमून खत्म कर दिया। नहीं, कम से कम इतना तो दिया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेसी मित्र तो शायद कल से शुरू हो जाएंगे, आवरली बेसिस पे मीडिया भी मॉनिटरिंग शुरू कर देगा। और जिस तरह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी का हश्र हुआ था, वो शायद नरेंद्र मोदी की सरकार को भी ना देखना पड़े। बिल्कुल। आइए जरा इसके साथ साथ हम एक ग्राफिक आपको दिखाना पसंद करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि अगर हम राज्यों की बात करें, खास करके जो प्रमुख राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन जैसे राज्यों में अगर आप देखें वितरण किस तरीके से सीटों का हुआ और वहां पर किस तरीके से मंत्रिमंडल दिया गया, कैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज अगर इसका हम छोटा सा आकलन करें, जिसके बाद हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आज हिंदुस्तान के नक्शे में आप देखें, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सांसद यहीं से चुनकर आते हैं, 80 सांसद यहां पर हैं। और उसमें अगर हम भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की सीट एलोकेशन को देखें तो 73 सीट हैं जिस पर एनडीए ने यहां पर सफलता हासिल की, जिसमें से 71 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर आप कैबिनेट के हिसाब से देखें तो कितने मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, वो चेहरे अभी आपके सामने हैं। मेनका गांधी, कालराज मिश्र, उमा भारती, राजनाथ सिंह को दरअसल नंबर 2 का दर्जा एक तरह से दिया जा सकता है, यह बताया जा रहा है। उसके साथ साथ संजीव बालियान, मनोज सिन्हा, संतोष गंगवार, वीके सिंह सबसे एक तरह से देखा जाए तो गाजियाबाद से हैं, जनरल रह चुके हैं। माना जा रहा है कि इन्हें भी एक अलग मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन अभी क्या स्थिति बनती है इसके बारे में अभी पूरी तरह से बात सामने आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद आइए जरा बात करते हैं अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जहां पर चिंताएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि शिवसेना ने यहां पर चीजों को काफी बड़े पैमाने पर उलझा दिया है और शिवसेना अपनी नाराजगी जतलाने में कोई भी कसर छोड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए को महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 42 पर सफलता मिली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23 सीटें गईं और उसके आगे चीजें स्पष्ट आपके सामने हम यहां पर रख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे देखें कि किस तरीके से चेहरे यहां पर आते हुए दिखाई दिए, तो आप देख सकते हैं जालना को यहां पर दिया गया अनंत गीते, जो कि दरअसल शिवसेना के कोटे से आते हैं, उन्हें दिया गया गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी, और इसके साथ साथ 2 और चेहरे यहां पर आए, प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल। 6 लोगों को यहां पर एक तरह से जगह दी गई, जो कि अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की बात आप जैसे ही करते हैं, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव ड्यू हैं और दिल्ली अपने आप में बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर सकती है। तो दिल्ली को लेकर दिल्ली में सीटों के हिसाब से देखें तो 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन जैसे ही आप कैबिनेट के स्तर पर जाते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा यहां पर कोई भी और चेहरा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ यहां पर तब्दीली हो सकती है। इसके साथ साथ आइए अब आपको हम बिहार के आंकड़े को भी दिखा दें, ताकि उसके बारे में भी जरा स्पष्टता होती हुई दिखाई दे, क्योंकि बिहार के बारे में खास करके नीतीश कुमार की वजह से वहां पर भी काफी रोचक स्थिति बनती हुई दिखाई दी थी। बिहार में 40 सीटें हैं और 40 में से एनडीए ने 31 सीटों पर सफलता हासिल की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22 सीटें आई थीं। और अगर हम यहां पर सीटों के एलोकेशन के हिसाब से देखें किस तरीके से मंत्रियों को यहां पर जगह दी गई है, राधा मोहन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान जो कि एलजेपी के हैं सहयोगी, 6 सीटें उन्होंने हासिल की थी। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री यहां पर बनाए गए हैं और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान को यहां पर जगह दी गई है। तो ये अपने आप में एक विस्तृत आंकड़ा हमने आपके सामने पेश किया। अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो स्थिति ऐसी बनती दिख रही है। लेकिन एनके सिंह साहब, क्या इसे आप एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे? आपको लगता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से किया गया है? नहीं, ये कंसिडरेशन रहा नहीं है कि इस राज्य को इतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं रहा है, न ही इस जाति को इतना दिया जाए। मेरे ख्याल से परफॉर्मर्स लेने का, और जो परफॉर्मर्स का तस्वुर उनका अपना है कि वो कैसे लोगों को परफॉर्मर समझते हैं, आप देखिए। अदरवाइज क्या कारण है कि उत्तराखंड से आप नहीं लेंगे, आप उससे राजस्थान से नहीं लेंगे? इसका सीधा मतलब है कि ये कोई क्राइटेरिया रहा नहीं है।
और इसमें उन्होंने सिर्फ देखा है कि परफॉर्म करने वाले कौन लोग हैं जो हमारी टीम में आ सकते हैं, और खास करके उन मंत्रालयों में जिसमें एमओएस इंडिपेंडेंट दिया है। उसका सीधा मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट उसको कंट्रोल करेंगे, उसको गाइड करेंगे। इसीलिए भारी भरकम, और वो जमाने लग गए जबकि हम देखते थे कि जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी और सबसे ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी रहते थे। वो फेज ही खत्म हो गया है, तो ये एक नया फेज है, इसलिए इसको नए चश्मे से देखने की जरूरत होगी कि एक ऐसा गवर्नमेंट आई है। तो आप जरा देखिए, अरुण जेटली कभी भी इकोनॉमिक्स के नहीं माने जाते हैं, टैक्सेशन छोड़ दीजिए, टैक्सेशन लॉ के छोड़ दीजिए, लेकिन आज उनको वित्त मंत्रालय जैसा एक्सपेक्टेशन है। वित्त और फाइनेंस आप दोनों किसी को, वित्त और डिफेंस दोनों अगर दे रहे हैं तो ये अपने आप में कोई एक मैसेज है कि नहीं, हम जो ट्रस्टवर्दी एफिशिएंट लोग हैं। और राज्यसभा में नेता भी होने वाले हैं वो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इतने के बाद तीसरा तो पद लेना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए, यहाँ की राज्यसभा में नेता विपक्ष और नेता विपक्ष जो उपाध्यक्ष परफॉर्म करना मुश्किल, यानी कि रविशंकर प्रसाद और अरुण जेटली, दोनों को अब जब आप कैबिनेट में ला चुके हैं तो राज्यसभा में कोई एक नया नेता आपको चाहिए होगा। लेकिन आमतौर पे बनाया वही जाता है जो सरकार का सबसे भरोसेमंद आदमी होता है या सबसे वरिष्ठ आदमी होता है। ये परिपाटी रही है। बिल्कुल। आइए जरा उदित राज जी, अगर हम दिल्ली की बात करें, 7 की 7 सीटें यहां पर जीती आप लोगों ने, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन के अलावा यहां पर कोई और प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये कम है, खास करके तब जबकि दिल्ली में चुनाव होने बाकी है? अभी कहना कुछ जल्दीबाजी हो जाएगी और दूसरा एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगले एक्सपेंशन का इंतजार किया जाए, कंसीडर किया जा सकता है, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि होना ही तय नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये जो दिल्ली का चुनाव है वह केंद्र की सरकार में प्रतिनिधित्व से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। चलिए, मीम अफजल साहब डेडिकेटेड लोग हैं जी, और इसका प्रभाव कोई एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि ऐसी चीजें होती रही है, कम से कम ऐसा हमने पहले जरूर देखा। मीम अफजल साहब कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, काफी समय से हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, काफी दिक्कत हो रही है और आप वहां लगातार हमारे साथ बैठे हैं। मैं पहले क्षमा चाहूंगा आपसे इसके लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया मंत्रिमंडल के गठन पर? कोई बात, देखिए, हमारा ये मानना है कि मंत्रिमंडल जो बना है काफी इम्बैलेंस है। स्टेट्स को जितनी बड़ी कामयाबी मिली है सब तरफ से, मेरा ख्याल है सब तरह का रिप्रेजेंटेशन अभी उसमें कमजोरी मुझे दिखाई देती है। मसलन कहां कमजोरी दिख रही मीम साहब आपको? और देखिए, अभी उन्होंने कहा जैसे उत्तराखंड और 2-3 स्टेट्स के बारे में बताया कि वहां से शायद कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं तो मैं आपको गिना देता हूं, हिमाचल प्रदेश से अभी तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उत्तराखंड से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राजस्थान से सिर्फ एक एमओएस की बात सामने आ रही है। तो ये चीजें हैं, तो क्या आप इसको आपको लगता है कि लॉपसाइडेड है, मंत्रिमंडल को बढ़ाया जा सकता था? नहीं, अब ये तो देखिए प्रधानमंत्री का अपना प्रोरोगेटिव है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतना अपने आप में एक उपलब्धि थी, और चूंकि वहां चुनाव अभी स्टेट का हो चुका है, मुझे लगता है अभी नरेंद्र मोदी जी को वहां कोई जल्दी नहीं है जी, और बाद में मेरा ख्याल है वो कुछ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त उन्होंने प्रायोरिटी वो दी है जहां जहां इलेक्शन हो वहां का ख्याल रखा जाए। मुझे लगता है लेकिन दिल्ली में जैसे उन्होंने एक ही सीट दी है, अब साथ में एक को दिया है, मैं हिसाब से आंध्र प्रदेश कोई ऐसी कमी की बात भी नहीं है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में जनता इसको जरूर मिनिस्टर्स दिए थे, 6 मिनिस्टर्स दिए थे, और ये माना था कि मिनिस्टर देने से कम जब हम बाइफरकेट करेंगे तो कंटेन कर लेंगे, मिनिस्टर्स की ताकत होगी तो वो कांग्रेस को एक बार मजबूत बना देंगे। आप देखिए, ये नतीजा नहीं निकला। मिनिस्टर्स देने से मुझे लगता है कई बार कि पॉलिसीज कन्वे नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि कन्वे हो। आंध्र प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, जो कांग्रेस ने गलती की थी, 6 मिनिस्टर और उसके बाद देख रहे हैं कि क्या हालत हुई है। तो ये कन्वेंशनल जो सोच है कि अगर राज्य में बहुत लोग जीते हैं तो उनको मिनिस्टर्स दे दीजिए, उससे बहुत कुछ होगा। मैसेज तो ये जाना चाहिए कि एफिशिएंट आप कितने हैं, और ये मैसेज प्रधानमंत्री दे सकता है। तो मुझे लगता है ये कन्वेंशनल सोच है, इससे अब बचना चाहिए।
देखिए, आपकी बात में मुझे एकदम लगता है, और मुझे लगता है कि खाली रिप्रेजेंटेशन देने से भी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा इफेक्ट आए या ना आए। लेकिन मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, कभी कभी एक व्यक्ति इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है कि वो पूरी स्टेट में एक अपनी छाप छोड़ता है। आप ऐसे बहुत सारे नेताओं के नाम गिनवा सकते हैं कि जिनकी वजह से उनकी स्टेट को बड़ा फायदा हुआ। जैसे मैं एक नाम ले सकता हूं, संगमा साहब थे नॉर्थ ईस्ट से, उनको जिस तरह से वो काम करते थे, मेरे ख्याल में उसकी वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट पर उसका एक असर हुआ करता था, एक जमाना था।